Assalamu alaikum dear students. I hope you're all doing fine and great. So I welcome you in our third lecture of this week, and today we are going to discuss our poem number 4. ठीक है जी, आज हम चौथी जो हमारी नज़्म है इसको आज हम यहाँ रीड करेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे इसको हम एंड तक भी इसको बड़े एक सर्फ अंदाज में पहुँचे. समटाइम्स यू नो वो लाइट की फ्लक्चुएशन का इशू बन जाता है, इस वजह से मैं ये बात करूँ. एनीवेज, हमारे पास जो है ये बुक 3 पोएम 4 ओ वेयर आर यू गोइंग, ये इसका टाइटल है. इनफैक्ट अगर टाइटल को हम देखते हैं तो भी एक डायलॉग ही है कि जैसे कोई शख्स दूसरे से पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं. ठीक है, और इनफैक्ट ऐसा ही है, यानी इसके ऊपर बात कर पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द ड्रामेटिक क्वालिटी इन दिस पोएम. तो ड्रामास में चूँकि डायलॉग्स होते हैं तो ये डायलॉग्स का ही इसके अंदर जो है एक ड्रामेटिक एलिमेंट है. ठीक है बेटे, अब हम इसको जो लिखने वाले हैं विंस्टन ह्यू ऑडेन. ठीक है, W.H. ऑडेन के नाम से हम इनको पहले जानते हैं. ये हम इनकी पोएम पहले पढ़ चुके हैं 1907-1973. थीम ऑफ द पोएम, इसका मौजू क्या है, अहम इसके अंदर जो मैसेज जो है वो मैं क्या देना चाहता है. द पोएम प्रिडिक्ट्स द फेट ह्यूमैनिटी फेसेस ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग इनडिसाइसिव. ठीक है, एंड इनएक्टिव. यानी इंसान, ये जो नज़म है प्रिडिक्ट करती है, फोरटेल करती है, पेशीन गोई करती है, हाल अहवाल बताती है तकदीर का जो इंसानियत को सामना करना पड़ता है. किस वजह से कि जब वो किसी बात का फैसला नहीं कर पाता या वो अमल से गुरेज करता है. ज़िंदगी अमल का नाम है, और अगर अमल से गुरेज करता है तो उसके क्या असरात तकदीर पे पड़ते हैं, उसकी किस्मत में क्या फिर लिख दिया जाता है. इस नज़्म में कुछ इसी तरह की बात का हवाला दिया गया है. द 4 स्टैंजास ऑफ द पोएम कंसिस्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन. ठीक है, 4 स्टैंजास पर मबनी ये नज़्म है और गुफ्तगू है. कन्वर्सेशन का मतलब क्या है, एक गुफ्तगू हो रही है, डायलॉग है बिटवीन 2 इमेजिनेटिव पर्सनस. तसव्वुराती हैं, रियल नहीं है, सपोज्ड हैं, पर्सनस हैं. वन बीइंग इनएक्टिव, एक जो है वो इनएक्टिव है. ठीक है, यानी कि पर्सोनिफाइड एज द रीडर, उसको एक कारी से तशबीह दी गई है, उसको कारी से यानी कि डिनोट किया गया है. अब यहाँ अगर देखें तो नज़म हम पढ़ेंगे तो उसको मज़ीद एलैबोरेट करता जाऊँगा. एंड द अदर बीइंग एक्टिव, जबकि जो दूसरा शख्स है चूँकि वो एक्टिव है उसको क्या पर्सोनिफाइड एज द राइडर, बतौर एक मुसाफिर के उसको पर्सोनिफाई किया गया है. ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग का जो अमल है वो चलते फिरते नहीं किया जा सकता, आपको एक जगह टिक के बैठना होता है. तो उसी लिहाज से पर्सोनिफाई कर दिया. रीडर मीन्स अ पर्सन हु इज़ अ बिट इनएक्टिव, हु इज़ नॉट इन मूवमेंट. जबकि दूसरा जो एक्टिव पर्सन है उसको राइडर, अब राइड करना है, सवारी करनी है, वो एक ट्रैवलर है, मुसाफिर है, तो ऑब्वियसली ही इज़ ऑन द मूव. द पोएम डिस्क्राइब्स हाउ बीइंग फियरफुल ऑफ चेंज, अगर आप डरते हैं तब्दीली से, अल्टीमेटली कॉजेज फेलियर, तो आखिरकार, अल्टीमेट का मतलब कि फाइनली, आखिरकार वो आपकी नाकामी की वजह बनती है. ठीक है जी. लाइफ इज द नेम ऑफ एक्शन एंड ओनली दोज रीच देयर डेस्टिनेशन हु स्ट्राइव फॉर इट. ठीक है जी, सिर्फ वही जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं जो इसकी कोशिश करते हैं, इसके लिए जिद्दोजहद करते हैं. ठीक है, ये इसका थीम है. अब ये हमारा टाइटल है ओ वेयर आर यू गोइंग. W.H. ऑडेन जो है इसके पोइट हैं. अब हम इसका टेक्स्ट हमारे सामने मौजूद है बेटे, अब हम इसका टेक्स्ट पढ़ेंगे. पहला स्टैंजा है ओ वेयर आर यू गोइंग. अच्छा, इसमें जो चीज़ नोट करेंगे आप, एक तो पर्सोनिफिकेशन, वो मैंने आपको पहले हवाला दे दिया कि दोनों जो इमेजिनेटिव पर्सन्स हैं वो पर्सोनिफाई किए गए हैं, स्पोज्ड हैं. दे आर नॉट इन रियल, दे आर जस्ट सपोज, दे आर फाउंड इन द रिमोटेस्ट एरिया ऑफ द पोइट. ठीक है, वो इमेजिन करके दोनों के दरमियान डायलॉग करवा रहा है. साथ ही साथ जो है आप यहाँ पे देखेंगे एलिट्रेशन, द रेपिटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, एलिट्रेशन. ये फिगर ऑफ स्पीच में भी हम चीज़ पहले पढ़ चुके हैं, जो इसकी टेक्निकल डिवाइसेस होती हैं. ठीक है, उस पहले चैप्टर में फिगर्स जो आपके पास आए उसको भी मैंने बताया था आपको, फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से. उसमें आप चाहें तो उसको रिवाइज करके दोबारा इस चीज़ को सीख सकते हैं. एंड में भी यकीनन मैंने इसकी आपको एग्जाम्पल दी हुई है. ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर. ठीक है जी, पहला ही वर्स है उसके अंदर क्या कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो. रीडर ने राइडर से पूछा. देखिए, रीडर इनएक्टिव, राइडर एक्टिव.
नाम भी वैसे सजेस्ट किया गया है। और देखिए रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड र, रीडर एंड राइडर, ये एलिट्रेशन है, ठीक है जी। दैट वैली इज फेटल, अच्छा जिस तरफ जा रहा है वो उसको वादी कह रहा है। वेल, VALE, वेल ऑब्वियसली डेस्टिनेशन है, जिधर भी वो जा रहा है उसकी मंजिल है। इज फेटल, ये मोहलिक है, डेंजरस है, हैजर्डस है, ठीक है। व्हेन फर्नेसेस बर्न, जब वहाँ पे अंगीठियाँ, ठीक है जी, ग्रेट्स जो हैं अंगीठियाँ जलती हैं, किल, KILN किल, जब वहाँ पे अंगीठियाँ जलती हैं, मीन्स अगर आप इसको थोड़ा सा देखिए, लिटरेचर में सबसे बड़ी जो हसीन बात है वो यही होती है कि आप उसको जिस पहलू से चाहे मर्जी देख लें। अगर आप इस वैली को लाइफ कह दें, ठीक है ना, सपोज करके, तो ज़िंदगी की जो आने वाली मुश्किलात हैं वो हमारी फर्नेसेस हैं, हमारे व्हील एंड वोज हैं, हमारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या है जी, बर्न, हमें जला देती हैं, वो वहाँ जल रही हैं। अगर आप गए तो आप भी झुलसेंगे। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये हमने इस दूसरी लाइन में पढ़ा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फिर एलिट्रेशन, फेटल एंड फर्नेस, फ, ठीक है, बेसिकली ये साउंड बनता है। हंसती हंसती तो आ जाती है बाज़ अक़ात, लेकिन जो उनकी बेसिक साउंड होती है ना, होती ऐसे ही हैं। यॉन्डर्स, ओवर देयर, वहाँ पर। द मिडन, मिडन क्या है, डंक, एक्सक्रीमेंट, फुजला, गंध जो पाया जाता है जनरली, ठीक है। हुज ओडर्स, जिसकी जो स्मेल है, जो उसकी स्टेंच है, STENC, स्टेंच, बू। विल मैडन, विल मेक यू मैड, विल मेक यू ऑब्वियसली इनसेन, तुम्हें पागल कर देगी। फिर देखिएगा मिडन एंड मैडन, साउंड ऑफ M, ठीक है। तो यहाँ पे ये एलिट्रेशन है सारी। दैट गैप इज द ग्रेव, अच्छा ज़मीन पे पड़ा हुआ एक शगाफ आया है तो उसको डरा रहा है कि वो जो शगाफ है, वो जो ब्रीच है, वो एक ग्रेव है, वो गढ़ा है किसका, कब्र का। वेयर द टॉल रिटर्न, जिस पे सारे लोग वापस चले, टॉल का मतलब कि जो ऑब्वियसली ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो सब उसमें वापस लौट जाते हैं। यानी इस फर्स्ट स्टैंजा में रीडर personified as an inactive person tries to intimidate, tries to make the person fearful of those things which he has to face, and that person is personified as writer. वो राइटर है, वो मुसाफिर है, वो एक्टिव है कि जनाब वहाँ मत जाओ, जिस वादी या जिस डेस्टिनेशन की तरफ तुम जा रहे हो वो हैजर्डस है, डेंजरस है, पेरिलस है, कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आग है, तपिश है, ठीक है, और वहाँ पे फिर कचरा भी है, गंद भी है, जिसकी बू तुम्हें पागल कर देगी। और वो जो तुम्हें शगाफ दिखाई दे रहा है वो कब्र है जिसमें सारे जिंदा वापस लौट जाते हैं, ये हमें घेर लेगी, उसमें हम दफन हो जाएंगे। इस तरीके से उसको वो डराने की कोशिश कर रहा है पहले स्टैंजा में। अब दूसरे को मूव करते हैं। अभी भी वो उसको कैरी ऑन किए हुए अपनी उस यानी कि जो एक पेसिमिज्म है उसकी, जो एक होपलेसनेस है, उसको अभी भी वो कैरी ऑन किए हुए है। और डू यू इमेजिन सेड फियरर टू फेयरर, मेरी आवाज़ को नोट कीजिएगा, फियरर टू फेयरर। फियरर, फियर से खौफ खाने वाला, फेयर अगर आप देखें तो किराया भी होता है गाड़ियों का, उस लिहाज से उसको फेयरर कहते हैं, ट्रैवलर जो मुसाफिर है, ठीक है। क्या तुम ये सोचते हो, उस खौफज़दा शख्स ने मुसाफिर से कहा, ट्रैवलर से कहा, दैट डस्क, कि वो जो शाम है, विल डिले ऑन योर पाथ टू द पास, कि जिस पास से, जिस दरे से, जी बेटा, ठीक है जी, ये हमारा पहला स्टैंजा हो चुका था, अब हम दूसरे स्टैंजा की तरफ मूव कर रहे हैं। और डू यू इमेजिन सेड फियरर टू फेयरर दैट डस्क विल डिले ऑन योर पाथ, ये जो शाम है, डॉन कहते हैं तड़के का, सुबह सवेरे का वक्त, डस्क कहते हैं शाम का, अंधेरे का वक्त, ठीक है। इवनिंग टाइम जो विल डिले ऑन योर पाथ, तुम्हारा रास्ता जिस पे तुम सफ़र कर रहे हो तुम्हें डिले कर देगा, तुम्हें देर करवा देगा, बिलेटेड हो जाओगे, तुम लेट हो जाओगे, ठीक है। टू द पास, उस दर्रे से, उस रास्ते से जहाँ तुमने गुजरना है, उस ट्रैक से, ठीक है जी। योर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग, अब यहाँ लुकिंग का मतलब जो निगाह है, जो तुम्हारी आई साइट है, डिलीजेंट का मतलब कि एक्टिव, कि जिसको इस वक्त हर चीज़ सही नज़र आ रही है। डिस्कवर द लैकिंग, ये बड़ा खूबसूरत बेटा फ्रेज यहाँ पे आ गया वैसे इस वर्स में ना, लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग, डिस्कवर भी करेगी,
लैकिंग का मतलब है कुछ होगा भी नहीं, यानी ढूंढ भी रही होगी और मिलेगा क्या, कुछ नहीं। डिस्कवर द लैकिंग मीन्स समथिंग यू विल नॉट बी एबल टू सी बिकॉज ऑफ दैट डस्क, उस शाम की वजह से, उस अंधेरे की वजह से, उस ट्वाइलाइट की वजह से तुम्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, अगरचे तुम्हारी निगाह कितनी शार्प क्यों नहीं है। फिर क्या कहता है कि योर फुटस्टेप्स फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास। इमेजरी को देखें, अंधेरा जब हो जाएगा ना, वह तुम्हारे पाँव बताएंगे, फुटस्टेप्स, तुम जब चल रहे हो, जो तुम्हारा ट्रेड है, फील फ्रॉम ग्रेनाइट टू ग्रास, पता लगेगा कि तुम किसी सख्त जगह पर हो या घास पर हो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। यानी कि क्या तुम ये पहचान पाओगे, देखिए यहाँ क्वेश्चन, क्या तुम ये जान पाओगे इस वक्त तुम सख्त जगह पर हो, ग्रेनाइट, जिसको आप ग्रेनाइट पढ़ते हैं, ग्रेनाइट, ठीक है ना, पत्थर, हार्ड प्लेस, और ग्रास नरम, सॉफ्ट। बात समझ आ गई। फिर उसको डरा रहा है कि इस तरफ मत जाओ। तीसरा स्टैंजा है, ओ व्हाट वाज दैट बर्ड, ये परिंदा कौन सा था, सेड हॉरर टू हियरर। ठीक है जी, यहाँ ग्रेनाइट और ग्रास भी बेटा नोट करते जाइएगा। अब आपको पता है, एलिट्रेशन में आपको समझा चुका हूँ, ये अब आप खुद भी साथ साथ नोट कीजिएगा। हॉरर का मतलब है खौफ, और हियरर जो उसकी बात को सुन रहा था, यानी वो खौफ पर्सोनिफाई, शख्स जो खौफजदा है तुम्हें बता रहा है, जो उसकी बात को सुन रहा है, कि उस परिंदे को देखा, वो कौन सा परिंदा था। डिड यू सी दैट शेप इन द ट्विस्टेड ट्रीज, क्या तुमने उस इमेज को देखा। ट्विस्टेड का मतलब क्या, विदर्ड, डी शेप्ड, ठीक है, जो दरख्त हैं, डरा रहा है। वो हियोले, जो इमेजेस, हेलुसिनेशन जो होती है, हम कभी फील करते हैं जैसे कोई चीज़ हमारे पास है, कोई सुपर नेचुरल, कोई माफोकल फितरत चीज़ गुजर गई हो, सिंपल जिन भूत की बात। अब उसको उस तरह से डराने की कोशिश करके, वो परिंदा देखा, उसने नहीं देखा। फिर वो कहते तो शेप को देखो, उन ट्विस्टेड, डी शेप, डी फॉर्म्ड ट्रीज के अंदर तुमने देखी वो चीज़। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली, तुम्हारे पीछे एक फिगर, एक इमेज भागता हुआ, सॉफ्टली का मतलब कि बड़ी आवाज़ को पैदा किए बगैर, जेंटली तुम्हारे पीछे आ रहा है। द स्पॉट ऑन योर स्किन इज़ अ शॉकिंग डिजीज़, और जो तुम्हारी जिल्द पर ये स्पॉट है, जो निशान है, ये एक निहायत ही परेशान कर देने वाली बीमारी है। मतलब वो कहता है कि तुम सब चीज़ें देख रहे हो, उसको डरा रहा है। अभी उसी तीसरे स्टैंजा में पहला स्टैंजा वाला काम उसने जारी रखा हुआ है, बाकी आप नोट करिएगा, हॉरर, हियरर, ठीक है। उसके बाद है जनाब फेगर, स्विफ्टली एंड सॉफ्टली, फिर है स्किन एंड शॉकिंग, ठीक है। ये सारे स्पॉट, स्किन, शॉकिंग, ये सारे एलिट्रेशन है, ये टोटल एलिट्रेशन की यहाँ पे फिगर जो है उसने टेक्निकल डिवाइस का इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, अब हमारा फोर्थ स्टैंजा आ गया। अब यहाँ पे तीसरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। सुपर नेचुरल एलिमेंट से, वो जो ज़िंदगी में हम आमतौर पर कहते हैं कि ये मौजूद रहते हैं, ठीक है, उससे भी उसको डराने की कोशिश कर रहा है, ठीक है जी, उससे भी उसको डर कर। अगर इस तरह से नहीं रुकता, जो पहले दो स्टैंजा में उसको कहा, तो अब उसको सुपर नेचुरल एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसको डरा रहा है कि देखो ये तुम्हारे पीछे सारे भाग रहे हैं, तुम्हें इससे डर नहीं लगता, तुम्हें रुक जाना चाहिए। अब जो चौथा स्टैंजा है वो इसका कंक्लूसिव स्टैंजा है डायलॉग्स का, इस पोएम का। यानी अब 3 स्टैंजास में जो उसको डराता रहा, धमकाता रहा, समझाता रहा, अब वो राइडर, वो जनाब फेयरर और वो हियरर उसको क्या जवाब देता है। वो कहता है जी, आउट ऑफ दिस हाउस, इस घर से चलो जहां वो रहता है। एक बात, हाउस ऑफ फियर भी हो सकता है। देखिए मैं कह रहा हूँ, लिटरेचर में आप चाहें तो बहुत हद तक इसकी एक्सप्लेनेशन को अपने अंदाज में ले सकते हैं कि वो जो उसका खौफ का घर है जिसमें वो रह रहा है, पैसिमिज्म का घर है, होपलेसनेस का, नाउमीदी का घर है, ठीक है जी। सेड राइडर टू रीडर, अब देखिए बिल्कुल रिवर्स हो गया कि उस मुसाफिर ने उस पढ़ने वाले से कहा, एक्टिव ने इनएक्टिव से कहा। योर्स नेवर विल, तुम जैसे लोग कभी नहीं निकलेंगे, ठीक है जी। सेड फेयरर टू फियरर, मुसाफिर ने खौफजदा शख्स से कहा। दे लुकिंग फॉर यू, वो तुम्हारी तलाश में है। दे आर इन सर्च ऑफ यू पीपल, वो कहता है कि ख़तरे को देख कर अगर गर्दन को तुम रेत में दबा लोगे और तुम ये समझोगे, ये जैसा कबूतर की बल मिसाल है, बिल्ली को देख के वो करता है और बिल्ली नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं है। वो कहता है ये तुम जैसे लोगों के लिए ही हैं। सेड हियरर टू हॉरर, सुनने वाले ने उसे उस खौफज़दा शख्स से कहा। फिर क्या कहता है, एज ही लेफ्ट देम देयर, यहाँ देम पे गौर करें, शख्स तो एक है, शख्स तो
एक है, लेकिन शख्स रीडर भी है, शख्स हॉरर भी है, शख्स जो है वो फियरर भी है। उसकी सारी क्वालिटीज़ को मजमुआ बना देता है। यहाँ पे हिम नहीं कह रहा, वो देम कह रहा है, यानी वो शख्स और उसके ये सारे के सारे साथी जो उसको डरा रहे हैं। ठीक है जी। एज ही लेफ्ट देम देयर, जैसे उस मुसाफिर ने उनको वहीं छोड़ा, एज ही लेफ्ट देम देयर, उनको वहीं छोड़ा और वो आगे चला गया। ठीक है जी। यहाँ बेटा हमने अपनी नज़म को जो है वो कंप्लीट किया है। एक आध इसका स्टैंजा जिससे हमारी प्रैक्टिस होती है, हम उसको अभी पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पे हाउ टू अटेम्प्ट रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम यहाँ देखेंगे, हमारे पास पहला स्टैंजा यहाँ मैंने लिखा हुआ है, ओ वेयर आर यू गोइंग सेड रीडर टू राइडर। यहाँ देखिए ए बी सी बी, ये मैंने यहाँ पे स्कीम लिखी हुई है, इसलिए इसको रेड लाइन किया हुआ है, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। दैट वैली इज फेटल व्हेन फर्नेसेस बर्न, यॉन्डर्स द मिडन हुज ओडर्स विल मैडन, दैट गैप इज द ग्रेव वेयर द टॉल रिटर्न। ठीक है जी। ये हमारा पहला स्टैंजा था, हमने इसको पढ़ा। रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग, रिटन बाय W.H. Auden। ठीक है जी। ये इसके पोइट हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इन दिस पोएम द पोइट हैज़ आर्टिस्टिकली created a scene and dialogue between two imaginary persons, दो तसव्वुराती लोग हैं। ठीक है, उनके दरमियान मुकालमा है। The poet has portrayed various circumstances where these two imaginary characters talk to each other। बहुत सारी मुख्तलिफ सूरत हाल के अंदाज में, कभी वो रीडर है तो वो राइडर है, कभी वो हॉरर है तो वो हेयर है। इसको सर्कमस्टांस कह रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीके के उसने उनको कैरेक्टर्स दिए हैं। ठीक है। वन इज़ द सिंबल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक जो है परेशानी का एक अलामत है, एंड नेगेटिविटी, उसमें मनफियत है। ठीक है। वाइल द अदर represents hope and courage, दूसरा जो है वो उम्मीद और हिम्मत की जो है एक अलामत है। The poet clearly mentions through these two characters that path of glory can only be achieved by steadfast courage and determination, कि अगर आप अपने रास्ते पर डटे हुए हैं, इस्तक़लाल है, मुस्तकिल मिजाज हैं, तो ही आप उस अज़मत की हाइट को पहुंचेंगे, वरना आप उस डिग्निफाइड प्लेस तक, अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये बेटा इसका हो गया कॉन्टेक्स्ट। अब हम इसको पढ़ते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन को। दिस स्टैंजा इज अ डायलॉग बिटवीन रीडर एंड राइटर, द टू इमेजिनरी पर्सन्स। द रीडर आस्क्स अ क्वेश्चन फ्रॉम द राइटर अबाउट हिज वेंचर, जो उसका एडवेंचर है, एंड ट्राइज टू स्टॉप हिम फ्रॉम हिज गोल। द रीडर ट्राइज टू डिसवेड, उसको भटकाने की कोशिश करता है। ठीक है। The writer from exploring the world outside by telling him about the different adversities in life, के मुश्किलात हैं, नामुवाफिक हालात हैं। एडवर्सिटी किसे कहते हैं? नामुवाफिक सूरत हाल को कहते हैं। उसको डराता है। in the form of dangerous furnaces, burns, odor, smell of midden, dung and the gap obviously stands for grave। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से वो उसको डराने की कोशिश करता है। ये हमारा पहला स्टैंजा था, इसको हमने पैराफ्रेज किया। अब हम इसका थोड़ा टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करेंगे। द रीडर बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेगेटिविटी ट्राइज हिज एटमोस्ट, पूरी कोशिश करता है टू स्टॉप द राइडर फ्रॉम हिज डेस्टिनेशन, की अपनी मंजिल पे ना जाए, बाय डिलीनिएटिंग, बयान करते हुए, डिस्करेजिंग थिंग्स इन लाइफ, हौसला तोड़ देने वाली जो चीज़ें होती हैं। द पोएट हैज़ मेड एन एम्पल means great use of poetic or literary devices to enhance, to increase the beauty of the poem. From the very outset, शुरू से, beginning में ही, the use of personification is clear like crystal. Two characters are personified as the partakers, ये हिस्सा लेने वाले हैं, ये representatives हैं किसके? Of pessimism, hopelessness, नाउमीदी, and optimism, यानी कि hopefulness, इंसान का पुरुमीद होना। The other effective use is of alliteration in fatal and furnaces, gap and grave. Rhyming scheme of course is ABCB। ठीक है जी। यहाँ हमने उस एक पहला स्टैंजा को जो है कंप्लीट कर लिया बेटे। अब हम फिगर ऑफ स्पीच जो इस ओवरऑल नज़म में आए हैं उनका मैं आपको हवाला देता जाता हूँ बेटे। पर्सोनिफिकेशन को इस्तेमाल किया गया, टू कैरेक्टर्स, खास तौर पे ऑर्डर्स आर पर्सोनिफाइड। ठीक है। ऐसे ही एलिट्रेशन, फेटल एंड फर्नेसेस, गैप एंड ग्रेव हैव रिपीटेड कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑफ फ एंड ग, इस तरह की आवाज़। ठीक है। हाइपरबली, ये फिगर ऑफ स्पीच में शामिल है। एग्जैजरेशन, इन द थर्ड स्टैंजा ऑल बर्ड्स एंड एनिमल्स आर एग्जैजरेटेड टू द हाइट ऑफ बीइंग डेडली एंड डिजीज, यानी इस हद तक कहा गया कि जैसे ये सब चीज़ें मौत बांटने वाली हैं, थोड़ा सा
मुबालगा आराई का सामना करते हुए शायर ने यहाँ पे इसको बयान किया है। ठीक है जी, ये इस पूरी नज़म के अंदर मौजूद जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उसका भी मैंने आपको हवाला दे दिया। लेट्स मूव ऑन टू इट्स इम्पोर्टेंट वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। पहला हमारे पास है जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन वही है जी, टिक द राइट ऑप्शन फॉर सिनोनिम्स ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। दैट वैली इज़ फेटल, फेटल के लिए हमारे पास अल्फ़ा पे फेवरेट है डीप, डर्टी एंड डेडली। यहाँ पे आप डेडली कहेंगे। मैंने आपको वैसे हैजरस भी बताया है, डेंजरस भी बताया है। ठीक है, ये सारे के सारे आप इसके लिए सिनोनिम्स होंगे। उसके बाद नंबर 2 है यॉन्डर्स द मिडन हुज ओडर्स विल मैडन। मिडन के लिए क्या जी, डंग, डंग हिल या एक्सक्रीमेंट। ये तीनों अल्फाज मैंने यहाँ लिख दिए, इनमें से कोई एक चॉइस हो सकती है। मोल हिल, माउंटेन और मैडो। ठीक है, मैडो जिसको आप सब्ज़ाजार के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोल हिल जो पाया जाता है सुराख वगैरह पहाड़ियों के अंदर। ठीक है, यॉन्डर्स द मिडन हुज ओडर्स, ओडर्स विल मैडन। ओडर्स क्या है जी, बोल्डर्स पत्थरों को कहते हैं, गोजिस किसी चीज़ को खाने के अंदाज में, स्मेल स्टेंच बदबू जिसको हम कहते हैं, और फ्रेगरेंस बेसिकली खुशबू के लिए यहाँ लफ्ज़ थोड़ा मिसिंग हो रहा है तो वो आपको उसमें मिल जाएगा पूरा PDF में। ठीक है, योर डिलीजेंट लुकिंग डिस्कवर द लैकिंग। डिलीजेंट के लिए जी केयरलेस तो होगा नहीं, केयरफुल है, हार्ड वर्किंग या एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का वर्ड भी बेटे ख़ास तौर पर इस लफ्ज़ को मैंने लिखा है एस्ट्यूट के, ये आपके एंटी टेस्ट लेवल पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। हॉटी मगरूर को कहते हैं। ठीक है, हाउलिंग चिंघाड़ती हुई आवाज़। बिहाइंड यू स्विफ्टली द फिगर कम्स सॉफ्टली। अब यहाँ स्पीडीली, ब्रिस्कली तेज़ी से। ठीक है, क्विकली, स्लोली, लाइटली और ब्राइटली, ये हमारे पास और चॉइसेस थी। ठीक है बेटा जी, अब हम इसकी क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज है उसको अटेम्प्ट करेंगे। सवाल इसमें जो पहला है, व्हाट डज द फियरर टेल द फेयरर। क्या बताता है उसे? द फियरर टेल्स द फेयरर अबाउट द डिस्कम्फर्ट्स इन द वे। ही टेल्स हिम दैट देयर इज नो फूड एंड वाटर, देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर इन द वे। कि रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा है। द पास थ्रू द माउंटेन्स विल टेक हिम नोवेयर एंड ही विल बी लॉस्ट फॉर एवर। और वो हमेशा के लिए खो जाएगा। इन दिस वे ही ट्राइज टू स्केयर हिम, उसे डराने की कोशिश करता है। दूसरा सवाल है कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द राइडर एज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम। तो राइडर इज अ ब्रेव एंड करेजियस पर्सन, ही इज ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है जी, एंड डेयरिंग, बहादुर है, जुर्रत वाला है, करेजियस है। ही इज अ डिटर्मिन्ड एंड चैलेंज टेकिंग पर्सन, वो मुश्किलात को उसकी तरफ बढ़ना पसंद करता है, उनसे वो डरता नहीं है। क्वेश्चन 3 है जी कि इसको पहले पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम। इसकी क्या अहमियत है? द टाइटल ऑफ द पोएम ओ वेयर आर यू गोइंग गिव्स अस अ मैसेज दैट देयर आर ऑलवेज सच पीपल हु विल स्केयर यू ऑफ द डेंजर्स इन योर वे। दे विल आस्क यू नॉट टू गो देयर, दे विल गिव यू वेरियस नेगेटिव रिमार्क्स अबाउट योर डेस्टिनेशन एंड जर्नी। डराएंगे ना, पहले बताया। ठीक, अल्लामा इकबाल साहब क्या फरमाते, तुम दिए बाद मुखालिफ से ना खबरा औकाब, समथिंग लाइक दैट। इट इज़ अ काइंड ऑफ वार्निंग दैट रियलाइजेस अस टू रिकंसिडर आवर डायरेक्शन ऑफ डिसीजंस। कि हम दोबारा हमें बताते हैं कि हम अपने फैसलों पर गौर करें कि हमने करना क्या है, किस तरह से आगे ज़िंदगी में चलना है। क्वेश्चन 4 इज़ व्हाट डज द रीडर टेल द राइडर अबाउट द वैली। वेल द रीडर इज़ अ टिमिड, टिमिड शाय को कहते हैं, खौफजदा को कहते हैं, इंटिमिडेटेड को कहते हैं, एंड नेगेटिव कैरेक्टर। ही टेल्स द राइडर नॉट टू गो देयर, ही टेल्स दैट द वैली इज़ फेटल, मुहलिक है, डेंजरस है। द फर्नेसेस बर्न देयर, देयर इज यॉन्डर्स मिडन विद इट्स बैड स्मेल। He tells that the hole you see is actually a grave where we all will be buried. हम सब दफन हो जाएंगे। Question 5 is what does horror say to hearer? The horror tries to scare the hearer in various ways. He says that everything is strange there. The trees are shapeless. The angel of death is coming behind you. ये तीसरे स्टैंजा में उसको कहते डराने की कोशिश करता है कि वो तुम्हारे पीछे आ रहा है। ठीक है जी। He tells him that he has a shocking disease. साथ उसको क्या कहता है, भाई तुम्हें बड़ी खौफनाक बीमारी है, ये बीमारी तुम्हें कब्र तक पहुंचा देगी। क्वेश्चन 6 ऑब्वियसली हम पढ़ लेते हैं, इसका जो क्वेश्चन वो दूसरे पेज पे। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स डज द पोएट क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ द रीडर। किस तरह के एहसासात पढ़ने वाले के जहन में जो है वो बनते हैं इस नज़म को पढ़ने के बाद। वेल ही क्रिएट्स द फीलिंग्स दैट इफ़ वी वांट टू रीच आवर डेस्टिनेशन देन वी शुड बी करेजियस एंड डिटर्मिन्ड। बाहिम्मत भी हो और मुस्तकिल मिजाज भी हो, फर्म भी हो, रेजोल्यूट भी हो। वी शुड फेस हार्डशिप्स एंड ट्रायल्स, मुश्किलात और इम्तिहानात का हमें सामना करना चाहिए। ठीक है, विद पेशेंस, सब्र के साथ।
Question 7 is, what does the bird and twisted trees represent in the poem? ये किसको नुमाइंदगी करते हैं? The bird or the shape of bird in the tree represents the problems and misfortunes that come suddenly. पूरी नज़म में वो इसी तरह की बात करके उनको डराने की कोशिश करता है. It is not easy to face these problems or to understand them well. The twisted trees stand for the uncertain conditions of life. Twisted, जो twist and turns आते हैं ज़िंदगी में, ठीक है ना, कोई नहीं पता कि आगे आने वाला रास्ता जो है टॉपसी टर्वी वेज जो होते हैं वो हमें कहाँ ले जाएं. Question 8 है, what does the poet tell about the gap in the poem? पहले भी आ चुका है, दोबारा पढ़ लेते हैं. The poet says that gap on the way is a kind of grave where bold and adventurous people end up. In fact, all end up. And question 9 is, what is the theme of the poem? वो शुरू में भी बता दिया, एक और नज़रिया भी है, उसके सामने भी आप देख लें. 2-3 पॉइंट्स में आपसे शेयर कर लेता हूँ ताकि आपके पास चॉइस हो जिसको भी आप लिखना चाहें. The poem suggests that the way to glory and success is vague and full of dangers, but it can be paved through courage, hard work and determination. ठीक है जी, ये बेटे इसमें आने वाले तमाम अहम सवालात हैं और यहाँ पे हमारा लेक्चर भी कंक्लूड होता है और हमारी 4th जो पोइम है वो भी कंक्लूड होती है. इसको बेटे अच्छी तरीके से आप अंडरस्टैंड करना है. लेक्चर को आपने पढ़ने, इसको ठहरा के पढ़िएगा, बहुत अहम नज़म है और पेपर में इसकी जो वेटेज भी ज़्यादा आती है. ठीक है, स्टैंजास के लिहाज से, रेफरेंस ऑफ द कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से. अपनी क्वेरीज या अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा. इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स. अल्लाह हाफ़िज़. अस्सलाम वालेकुम.